हम बताते भी हैं पशुपालक को भी, तू अपने ये मिनरल मिक्सर ले आ और 20-25 ग्राम डेली इसको खिला। वो फिर हिसाब लगाता है, यार ये 100 का 150 का आएगा 1 किलो, चलेगा 20-25 दिन, फालतू का खर्चा। मैं ये कहता हूँ कि भी अपने चाट में थोड़ी कटौती कर लो, लेकिन खनिज लवण खिलाने में कटौती मत। मेरा प्रयास रहता है कि आप घर बैठे जानकारी इख्तियार कर सकते हो। हर एक आदमी न तो डॉक्टर साहब के पास जाकर के इतना टाइम होता है कि वो उसको हर एक आदमी को ये बातें बता सके। आज आपने अपने चैनल के माध्यम से पहली बार ऐसा देखा होगा यूट्यूब पर, किसी भी साथी ने कोशिश नहीं करी होगी किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ली जाए। देखो आप अपनी सलाह जो होती है बताते हैं सभी, लेकिन मैं आज एक एक्सपीरियंस हो कहते हैं ना सरकार की भाई मोर लागे उड़ा दौड़ ले गया हूँ, जो ऐसा एक्सपीरियंस कभी आपको मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो मैंने आपके बारे में सुना है कि एआई के भी आप नंबर 1 डॉक्टर रहे हो, तो सबसे दिल में कशिश रहती है कि जो पशुपालक भाई है उसका मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकता हूँ। तो मैं अपने पशुपालक भाइयों को एक सलाह जरूर देना चाहूंगा कि 2 बार कृत्रिम गर्भाधान करवाएं। 2 बार जैसे हो जाता है, बिल्कुल क्लियर होता है उस टाइम पे। अगर आप एआई करोगे तो आपका पशु पक्का हिट में होगा। तो भी मेरे पास एक्स्ट्रा चार्ज है। 24 साल हो गए बलियाली मुझे। अच्छा। और अभी 1.5 वर्ष यहाँ हुआ है। देखो जी डॉक्टर साहब वीएस हाँ जी, मैं वीएलडी के पद पर। आप वीएलडी के कर सकते हैं अपने छोटे। प्रवीण जी बहुत अच्छी बात आपकी। और ये मानो कि भी अपने पशुपालन को एक प्रॉफिटेबल व्यवसाय बनाने के लिए, और मेरा मानना और अनुभव भी है मेरा कि वो ही डेयरी, तो जैसे पशु ब्याता है तो उस टाइम पे उसकी देखभाल और छोटे काफ को हम महीने 2 महीने तक कैसे संभाल के रखें, क्योंकि जो खतरा होता है छोटे पशु का मरने का वो महीने 2 महीने के अंदर ही होता है, तो उससे हम कैसे बचाते हैं कि पशु को हम ज्यादा चाट देते रहते ज्यादा, तो उससे क्या उसके लीवर में फैटी लीवर डिजनरेशन होती है। अपने देसी हिसाब में बोल देते हैं कि इसके लीवर में फैट जमा होगी जी। वो धीरे धीरे इस तरह की भी कंडीशन जिज्ञासा ये रहती है कि कितना चाट दें हम। हाँ, कितना चाट दें वो भी बताएं। हाँ, इसका एक मोटा सा फार्मूला है कि पशु जितना दूध देता है जी, वो दूध की कैलकुलेशन कर लो कि जैसे मेरा पशु 10 किलो दूध दे रहा है। हाँ जी। तो 1 किलो दूध उत्पादन पे 450 ग्राम चाट उसको काफी होता है। जो भी थनैला रोग है, जो यानी कि मैस्टाइटिस की बीमारी है, वो 99% कवर हो जाती है। तो उपाय थनैला से बचाने का बहुत ही सरल उपाय है। 2-4 सावधानी अगर हम रखें तो पशु को ये मानो विशेष टॉपिक है भाई साथियों। ये एक जो बातें डॉक्टर साहब की नोट भी कर सकते हो, क्योंकि बार बार में हो सकता है आप वीडियो नहीं देख पाए, तो अपनी डायरी में एक स्पेशल डायरी आज अभी आपको जो भी बातें बताई हैं बड़ी अच्छी बातें हैं। ये चीजें ढूंढोगे ना गूगल पे भी नहीं मिलेंगी। सही तो नेचुरलिटी बताई है। जैसे एक बुल है हमने देख लिया ये अच्छा है जी, और उस बुल की अगर हमारे पास कोई कटड़ी बछड़ी है तो उसी बुल का सीमन उसको नहीं लगवाना चाहिए। 3 साल सीमन दिया तो उस सांडिया झोटे की तो कटड़ी बछड़ी एरिया में शुरू हो जाएगी, उससे पहले हिट में नहीं आएंगी। जब वो हिट में आनी शुरू होंगी तब तक उस सीमन की सप्लाई बंद। इतने साल में आपने 29 साल की सर्विस में आपने ये भी देखा होगा किस चीज का या जो सरकारी सीमन का रिजल्ट कौन से बुल का अच्छा रहा, प्लीज हमारे को ये भी बता सकते हो। देखो इस वीडियो को देखने के बाद मैं दोस्तों मेरा पूरा विश्वास है जो भी साथी इस लाइन से जुड़ा है, पशुपालन से जुड़ा है, वो आप डॉक्टर साहब की जो डिवार्मिंग करने का तरीका बताया, अपने छोटे काफ को कैसे संभालना बताया, या जो ताजा ब्याई भैंस को कैसे सफाई या थनों को कैसे रखना, थनैले से कैसे बचाव करना, और जो भी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई, अगर आप उन चीजों पर भी ध्यान दोगे तो आपका जो डेयरी व्यवसाय है या आप घर पे पशु रखते हैं तो बहुत अच्छा फायदा है, आप अपने पशु को पहुंचा सकते हैं। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज की वीडियो भाई काफी खास है और मेरा प्रयास रहता है, आपने अपने चैनल पे काफी वीडियो देखे होंगे, एक से बढ़कर एक जानकारी भी देखी होगी, और आज उसी कड़ी में एक और वीडियो आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं ताकि एक मेरा जो पशुपालक है, मेरा जो किसान है, मेरा जो साथी है उसको फायदा पहुंचे। आज मैं एक ऐसे शख्स के पास पहुंचा हूं जो डॉक्टर जगवीर ढांडा जी हैं, उनका एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और आप उनसे ऐसी एक से बढ़कर एक जानकारी ले सकते हैं ताकि जो भी साथी है अपना पशुपालन का काम करता है या अपने रिश्तेदार या किसी के भी पास है उनसे वो जानकारी हम इकट्ठा करके उन तक पहुंचा सकते हैं। और उसी कड़ी में आज मैं जगवीर ढांडा से मिलता हूं। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। ढांडा जो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, उनसे आपसे मिलाते हैं। नमस्कार जी।
नमस्कार जी। तो जी सभी साथियों को, जो अपने व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं और जो अपने पशुपालक भाई हैं, सबको राम राम बोलना जी। मेरे सभी प्रिय पशुपालक भाई, आप सभी को मेरी राम राम। आज आपके बीच अपने यूट्यूबर प्रवीण भाई, प्रवीण मुर्रा फार्म, ये आए हुए हैं। ये आपके फायदे में कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं ताकि मैं इनको बताऊं और ये यूट्यूब पर उन चीज़ों को अपलोड करके और आप तक पहुंचाएं। हाँ नमस्कार जी। सबसे पहले जी मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, जो मेरे पशुपालक साथी हैं, आज का व्यवसाय पशुपालन का जो घाटे का सौदा होता जा रहा है, मैं ये चाहता हूं कि आपसे जो आपने आपकी सर्विस के दौरान जो एक्सपीरियंस लिया है, सभी पशुपालकों का वो आप उस एक्सपीरियंस का फायदा पहुंचा सको। तो सबसे पहले सर मैं ये पूछना चाहूंगा, आपकी आज टोटल सर्विस कितनी होगी सी सरकारी? मेरी सर्विस होगी अब तक 29 साल। 29 साल। तो 29 साल में सर अभी आप पोस्ट बढ़ने वाली भी है, अभी मैंने सुना है। आप जब भी लिस्ट आएगी, हाँ, तो अभी प्रमोशन भी होने वाला है। तो एक से बढ़कर आपने 39 सालों में एक्सपीरियंस लिया है, 29 सालों में। 29 सालों में। तो सबसे पहले ये बताएं, जो सरकारी हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी है, तो आम पशुपालक सरकारी हॉस्पिटल की क्या क्या सुविधा ले सकते हैं? पशुपालक भाई, जैसे आजकल अपने हरियाणा सरकार ने पशुपालन पर काफी विशेष ध्यान दिया हुआ है। पालक भाई जो ज्यादातर अच्छे जागरूक पशुपालक हैं वो सरकारी संस्था में आते हैं, लेकिन कुछ एक लोग हैं वो घर पे भी इलाज करवा लेते हैं। तो हॉस्पिटल में जो भी आते हैं अपने, उनको सभी प्रकार की लगभग ज्यादातर दवाइयाँ, जैसे पेट के कीड़ों की या दर्द बुखार, इस तरह की कोई मेडिसिन है वो फ्री में मिल जाती है। ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए HLDB हरियाणा द्वारा सीमेंट सप्लाई किया जाता है, जो कि जिसके कारण अपने हरियाणा में पशु की नस्ल में काफी सुधार हुआ है। अगर आप आज से कोई 20 साल पहले देखोगे तो अपने देहात में आपने देखा होगा, पहले खुले खुले सिंगों की, किसी के माथे में फूल, पैर सफेद, इस तरह की भैंसें होती थी। जो कि इस तरह की भैंसें थी जो प्योर मुर्रा नहीं थी। विभाग ने कोशिश करके कृत्रिम गर्भाधान को अपनाकर ये ब्रीड को सुधार किया है। जो पहले वाली थी, नॉन डेस्क्रिप्ट टाइप थी, जो उनमें क्या समस्या थी, एक तो वो दूध कम देती थी, और बाई चांस एक आध भैंस ऐसी भी होती कि जो दूध तो ठीक देती, लेकिन वो दूध कम समय के लिए देती थी, उनका ड्राई पीरियड काफी लंबा होता था। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी बताई आपने भाई। सरकार ने सीमन अवेलेबल कराए, उससे अच्छी नस्ल पैदा होने लगी और करे। तो मैंने आपके बारे में सुना है कि AI के भी आप नंबर 1 डॉक्टर रहे हो। तो सबसे पहले जो हम AI कराते हैं, सीमन रखवाते हैं किसी पशु के, तो उसको हम क्या क्या पहचान करें जब सीमन रखवाना चाहिए, ये भी एक पशुपालकों को पता होना चाहिए। तो आपने एक्सपीरियंस के द्वारा बताएं। प्रवीण जी, आपने जो आम समस्या है वो सही उठाई है। एक तो क्या है कि पशुपालक भाई अपने पशु को सही में ये पता नहीं लगा पाते कि किस टाइम ये हिट में आया है और इसको इंसेमिनेट कब करवाना है। जी जी। तो जो ज्यादा मेन बात क्या है कि पशु का ये पता लगाना जरूरी होता है कि पशु अब प्रॉपर हिट में। पहले पुराने टाइम हम देखें, उस टाइम एनिमल्स की जो प्रैक्टिसेस होती थी, खुले में चरा के लेके आते थे और थे जी। तो उस टाइम पशु, जो मादा पशु होते थे, उनके हिट में आने के लक्षण बिल्कुल क्लियर कट हो जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। इवन गांव में अड़ोसी पड़ोसी उनको भी पता लग जाता था, क्योंकि वो बोलती थी। देखा डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात बताई कि जो पहले खुले में पशु जाते थे, तो पशु क्या था, डॉक्टर साहब ने, क्योंकि ग्राउंड से निकले हुए डॉक्टर साहब हैं, पढ़ाई भी की है, ग्राउंड पे भी काम किया है, और जो पशु के जो लक्षण होते थे, पशु भागता था, बार बार में पेशाब करता था या हिट दिखाई देती थी, वो मतलब उसकी एक्टिविटी बदली हो जाती थी, तो जिससे किसान भी पहचान लेता था कि मेरा पशु आज क्या दिन होगा, उससे करवा सकते थे। लेकिन आज उसी के ऊपर ये बातें बताना चाहते हैं डॉक्टर साहब, तो आप सभी अच्छी तरह से सुन सकते हैं भाई। तो अब धीरे धीरे क्या हो गया कि वो प्रैक्टिस तो अब चेंज होगी जी। खुले में चराते नहीं ना, तो इतनी जगह बची है और पशु को ज्यादातर स्टॉल फीडिंग ही करते हैं, घर पे ही रखते हैं, और चारा भी उनको घर पे जो भी मिलता है। हाँ जी। और जो अपने खेत में हरा चारा भी बाई चांस उगाते हैं,
तो कृषि का इतना दोहन हो गया, बार बार फसल लेते हुए उसमें भी खनिज तत्वों की कमी आ गई। जी तो इस कारण पशु जो उसने अपने क्लियर कट साइन दिखाने थे हिट के, वो अब उस टाइप की नहीं दिखाती। अब तो मैं ये कहूंगा कि भी जैसे मेरे देखने में आया, पहले पशु डोका करता था डोका, हाँ। हीट में, आजकल तो डोका भी पशु बहुत कम या हल्का सा करते हैं। देखो दोस्तों, बीच में मैं बात को रोकता हूं कि डोका, कई साथी जो दूसरे स्टेट के जुड़े हुए हैं वो डोका नहीं समझेंगे हरियाणा वालों के सिवा, जो या दूसरे देशों में जो बैठे हुए हैं, मेरा जो चैनल देख रहे हैं, उनको भी शायद पता नहीं चलेगा डोकों का। जब पशु ईट में आता है तो जब हम पौसाते हैं पशु को, बच्चा छोड़ते हैं तो थना ऐसे टाइट हो जाते हैं पौस के, उसको डोका बोलते हैं। और वो 3 दिन तक डोका रखता है डॉक्टर साहब। 3 दिन के बाद वो चौथे दिन उसको मतलब ईट में ज्यादातर कोशिश होती है कि चौथे दिन ईट में आता है, नहीं तो तीसरे दिन बहुत कम, तो उसको डोका बोलते हैं। तो प्रवीण जी, मैं यही बताना चाह रहा था कि भी जैसे पहले डोका करता था तो पशुपालक जागरूक हो जाता था डोके देख के, जी जी, कि भी अब मेरी मादा गाय है या भैंस है, ये ईट में आने वाली है। लेकिन अब पशुओं में वो बोलने वाली भी जो बेलोइंग होती है ईट में आती, वो भी नहीं रही। डोका भी बहुत कम करते हैं। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि साइलेंट ईस्टर्स या गूंगा पाड़ा। पशु ईट में आ जाते हैं और वो क्लियर कट लक्षण नहीं दिखाते। तो इसमें मैं अपने पशुपालक भाई को यही कहना चाहूंगा कि पशु को सुबह शाम बैठे हुए जरूर देखें। बैठे हुए अगर ईट में पशु आएगा तो जब पशु वो बैठेगा ईट में आया हुआ, तो उसकी योनि से एक पतला सा तरल पदार्थ निकलता है जिसको अपने तार बड़वे बोलते हैं। तार बड़वे, या फिर उसकी पूंछ को भी ध्यान से देख सकते हैं आप, उसकी पूंछ के भी चिपका हुआ मिलेगा जी। तो इससे एक आइडिया हो जाता है कि मेरा पशु अब ईट में आया हुआ है। तो सर, वो बड़वे की पहचान होती है, जो देखो मैंने देखा है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, पहले मोटा होता है, फिर पतला होता है, फिर बिल्कुल पतला। तो किस टाइम पे मतलब उसका रिजल्ट देख करके हम सीमन रखें? जब जो डिस्चार्ज बिल्कुल वाटरी हो जाए, पतला और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पानी जैसा, पानी जैसा, उसमें कोई सफेदी वगैरह ये नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पानी जैसा है, पतला है, तब आप हॉस्पिटल लेके आओ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी भाई, आप लोग नोट कर सकते हो अपनी डायरी में भी। जो डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस, आप बिल्कुल पतला हो जाता है, बिल्कुल क्लियर होता है उस टाइम पे, अगर आप एआई करोगे तो आपका पशु पक्का ईट में होगा। तो दूसरा सर, आपने प्रवीण जी, इसी संदर्भ में मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जी जी। एक पशुपालक भाई जैसे हमें नहीं अंदाजे से ले गए, हाँ जी, हाँ जी, हॉस्पिटल आगे कृत्रिम गर्भाधान करवाया, तो मैं अपने पशुपालक भाइयों को एक सलाह जरूर देना चाहूंगा कि 2 बार कृत्रिम गर्भाधान करवाएं। 2 बार। जैसे पहले दिन आपने करवाया, जिस टाइम वो उसको कृत्रिम गर्भाधान करवाया, तो उससे 17-18 घंटे बाद एक बार फिर करवा लेना चाहिए। अच्छा अच्छा। इससे क्या होगा कि उसकी कंसेप्शन रेट गर्भधारण करने और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सर, आपने फील्ड में इतने दिन काम करते होगे, तो उसका आपने अलग अलग जो सीमन रखे हैं उनका रिकॉर्ड भी आपने बनाया है। तो इतने साल में, आपने 29 साल की सर्विस में, आपने ये भी देखा होगा किस चीज का या जो सरकारी सीमन का रिजल्ट कौन से बुल का अच्छा रहा, प्लीज हमारे को ये भी बता सकते हो? प्रवीण जी, ये तो मैं अलग से ऐसा कोई निकाला नहीं भी उस बुल नंबर का है। बाकी मोटे तौर पे देखा है कि हमारे HLDB का जो भी सीमन आता है जी, और जो ये बुल सप्लाई होते हैं, तो वो पहले प्रोजनी टेस्टेड होते हैं जी। जैसे आपको मैं बताऊं, हाँ, कि हमने कोई वहां बुल तैयार करते हैं HLDB में, हाँ, उसका पहले सीमन लेते हैं, किसी मादा पशु को उससे ज्ञापन करते हैं, हाँ। फिर उसकी कटड़ी या बछड़ी आती है, उसकी मिल्क रिकॉर्डिंग करके ये देख लेते हैं कि भी इसकी आने वाली जो पीढ़ी है वो दूध उत्पादकता में अच्छी है, अच्छा दूध दे रही है, तभी उन सांड जोटों का सीमन या सप्लाई होता है। जी जी जी। ऐसे नहीं है कि भी कोई भी सांड जोटा है उसको देख लिया, देखने में सुंदर है, अच्छी हाइट है, स्वस्थ है, तो उसी का सीमन। हमेशा प्रोजनी टेस्टिंग पहले करवाते हैं, उसके बाद में इसका सीमन आता है। तो सरकारी सीमन का सबसे बड़ा फायदा ये है। सरकारी सीमन का एक और भी है, अपने जैसे जो ये जितने भी राजकीय पशु हॉस्पिटल है, औषधालय, इनमें
किसी एक बुल का सीमन एक एरिया में 3 साल ही आता है, जी। उसके बाद वो उस एरिया से हटा के दूसरे एरिया में शिफ्ट कर देते हैं। इसके पीछे एक कारण है, हाँ जी, हाँ एक जी, इनब्रीडिंग होती है, इनब्रीडिंग। क्योंकि 3 साल सीमन दिया तो उस सांड या झोटे की तो कटड़ी हाँ, बछड़ी कटड़ी उस एरिया में शुरू हो जाएंगी। उससे पहले हीट में नहीं आएंगी। हाँ, जब वो हीट में आने शुरू होंगी तब तक उस सीमन की सप्लाई बंद, बिल्कुल। ताकि वो इनब्रीडिंग रुक जाए। इनब्रीडिंग के काफी नुकसान होते हैं। एक तो इनब्रीडिंग होने से पशु की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वो कम हो जाती है, आनुवंशिक बीमारियां होती हैं। जी जी। अगर इनब्रीडिंग चलती रहे तो उनमें वो आनुवंशिक बीमारियां भी आ जाती है। तो इसको भी ध्यान में रखते हैं, 3 साल बाद एक बुल का सीमन बंद कर देते हैं, हर 3 साल के बाद। जी जी। तो ये डॉक्टर साहब ने बताया भाई हर 3 साल के बाद क्यों बदली करते हैं। दूसरे कई जो साथी हैं, कई ऐसे स्टेटों के होते हैं जहां पर इतने बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं होते, सुविधा नहीं होती, और न ऐसे ऐसे सीमन का प्रयोग होता है। जैसे हरियाणा में एक से बढ़कर एक जो सरकारी सीमन है उनको भी हमें मतलब यूज कर सकते हैं, और हर 3 साल के बाद किसी न किसी का रिजल्ट आता रहता है। तो जो पशुपालक साथी हैं वो अपना उस रिजल्ट को लिखें और उस टीके का नाम लिखें, जो भी अच्छा होता है उसको शेयर करें ताकि और भी पशुपालकों को उसका फायदा पहुंच सके। तो दूसरा डॉक्टर साहब जो सबसे जो ज्यादा समस्या। प्रवीण भाई, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, पशुपालक भाइयों को मैसेज भी देना चाहूंगा हाँ जी, कि भी जैसे एक बुल है, हमने देख लिया ये अच्छा है, जी जी, और उस बुल की अगर हमारे पास कोई कटड़ी बछड़ी है तो उसी बुल का सीमन उसको नहीं लगवाना चाहिए जो जी। मैंने आपको बताया। हाँ। तो ये तो हमें पता चल गया, जैसे फला नंबर बुल अच्छा है, उसकी एक कटड़ी है मेरे पास, हाँ जी, और मैं ये सोचूं कि सेम बुल का इसको हाँ हाँ, इनब्रीडिंग उससे रखनी है, नहीं तो उसका रिजल्ट नहीं कृत्रिम मिलेगा। गर्भाधान करवाऊं तो वो अच्छा नहीं है, हाँ बिल्कुल। दूसरे पशु में यूज करना चाहिए उसको। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। तो जी सबसे सर, पहले जी अपना परिचय बताएं सभी दर्शकों को। डॉक्टर साहब एक्चुअली क्या हम सबसे पहले ये प्रवीण भाई को राम राम करते हाँ, हैं, और डॉक्टर जगदीश जी ने अभी आपको जो भी बातें बताई हैं बड़ी जी। अच्छी बातें हैं। ये चीजें ढूंढोगे ना गूगल पे भी नहीं मिलेंगी, सही जो बात। नेचुरलिटी बताई है। तो सबसे पहले प्रवीण जी आपको राम राम, और हमारे जो भी आपने डॉक्टर जगबीर जी से बात करी हैं, जगबीर ढांडा जी से बात करी हैं, बहुत अच्छी बातें करी हैं, और इसका हल भी निकालने की डॉक्टर साहब ने पूरी आपको बताया भी है, और पूरे आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो तहे दिल से धन्यवाद है, आप लोग यहाँ चैनल के माध्यम से हमसे पूछने, कुछ डॉक्टर साहब से सलाह लेने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह से बातें बताई, ब्रीडिंग के बारे में बातें बताई है। तो और तो हम आपसे खुल की बातें तो डॉक्टर साहब ही बताते हैं, और यहाँ के हम मेन फिर भी जी अपना एक्सपीरियंस जो भी। हम जी इंटाक्स कंपनी से। हाँ, इंटास कंपनी, इंटास फार्मास्यूटिकल्स है, वेटनरी की कंपनी है। देखो तो दोस्तों, इंटास कंपनी का आपने नाम सुना होगा। मेरा प्रयास रहता है कि आप घर बैठे जानकारी इख्तियार कर सकते हो। हर एक आदमी ने तो डॉक्टर साहब के पास जाकर के इतना टाइम होता है कि वो उसको हर एक आदमी को ये बातें बता सके। आज आपने अपने चैनल के माध्यम से पहली बार ऐसा देखा होगा, यूट्यूब पर किसी भी साथी ने कोशिश नहीं करी होगी किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ली जाए। देखो आप अपनी सलाह जो होती है बताते हैं सभी, लेकिन मैं आज एक एक्सपीरियंस हो कहते हैं ना सरकार की भाई मोर लागे उड़ा दौड़ ले गया हूँ, जो ऐसा एक्सपीरियंस कभी आपको मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो आप उनसे, मैं लाइव के माध्यम से भी कभी जुड़ाऊंगा। कोई भी डायरेक्ट आपके जो क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है मैं पूछने में समर्थ तो नहीं पूछ सका, कोई बात भूल जाऊं, तो आप मेरे को कमेंट करके भी वीडियो के माध्यम से बताना, वो भी उन क्वेश्चनों का हल करेंगे। तो सर सबसे पहले आप जो इंटाक्स कंपनी में आपका किस चीज का, जैसे भाई ये जो रिजल्ट है कैल्शियम देते हैं या खनिज मिश्रण देते हैं, या किस चीज का आप सबसे ज्यादा मतलब प्रॉफिट होया है? सर ये तो आप सही कह रहे हो, बात अलग अलग जितनी भी बोर्ड इसमें पशु में रिक्वायरमेंट है, एरिया वाइज भी होती है। खनिज मिश्रण की कई जगह होती है, कहीं कैल्शियम की जरूरत होती है, तो अलग अलग एरिया वाइज होती है रिक्वायरमेंट। ठीक है, वो डॉक्टर साहब जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, जो वहाँ का इंचार्ज होता है, वेटनरी डॉक्टर होता है, वही बताता है, वही डिस्कस करता है। हम तो उसकी ये चीज बताते हैं, डॉक्टर साहब इस चीज को ये देते हैं तो ये कंपोजिशन है, उसमें ये बेनिफिट मिलता है। अच्छा, हाँ जी। तो जी आपने मतलब जैसे कंपनियां तो हर कंपनी बनाती है कोई ना हाँ कोई, जी। कोई आपने पशुपालक को लिए क्या लक्ष्य करके दिखाया उस चीज का, आपने उस फील्ड में कि रिजल्ट आपका कंपनी का सबसे अच्छा रहा, माने थनेला में या और ने, कि आपका ही और दवाई या प्रयोग करें तो उसका ही सबसे बेस्ट। राइट कह रहे हो, ये बात आपने सही पूछी है। इसका मैं आपको एक थोड़ी बात से यही बताना चाहता हूँ, जैसे भी हमारे फील्ड में जो मेन जो प्रॉब्लम आती है मास्टाइटिस की, यानी कि थनैला बीमारी,
तो थनैला बीमारी में हम यूज भी करवाते हैं, हैवी एंटीबायोटिक भी, स्टार्ट एंटीबायोटिक भी, NSAID भी यूज कराते हैं। जैसे इंटासेप्ट है, इंटासेप्ट है जो है, मेलोनेक्स और ट्राइबीवैट, अच्छा ये चीजें आमतौर पे यूज होती हैं। तो इनसे जो भी थनैला रोग है, जो यानी कि मेस्टाइटिस की बीमारी है, वो 99% कवर हो जाती है। तो डॉक्टर साहब मैंने एक चीज देखी है, जो थनैला आता है तो उसमें कई बार पशु का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, बुखार ज्यादा बढ़ जाता है, उस टाइम पे टेम्परेचर की वजह से भी थनैला बनता है। तो कितने टेम्परेचर पर थनैला बन जाता है? प्रवीण जी, मैं आपको थनैला के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। मेरा तो हमेशा फोकस ये रहता है कि अपना जो भी पशुपालक भाई है जो आता है, जी जी, मैं उसको बोलता ये हूँ कि आप थनैला का इलाज क्यों करवाते हो? अच्छा थनैला होने से बचाओ पहले तो। हाँ, सबसे बड़ी उपाय तो करो। थनैला से बचाने का बहुत ही सरल उपाय है। 2-4 सावधानी अगर हम रखें तो पशु को ये मानो विशेष टॉपिक है भाई साथियों, ये एक एक जो बातें हैं डॉक्टर साहब की नोट भी कर सकते हो, क्योंकि बार बार में हो सकता है आप वीडियो न देख पाए, तो अपनी डायरी में एक स्पेशल डायरी आज आप तैयार कर सकते हो। जो बेसिक सी चीजें हैं थनैला से बचाने की, और जो थनैला होता है, थनैला के लगभग 90% चांसेस होती है कि जो थनैला का इन्फेक्शन होता है वो थन के जो नीचे छिद्र होता है, टीट ओरिफिस बोलते हैं, उसके थ्रू पैथोजन एंटर करते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या है कि अपने जो पशु को बांधने की जगह है उसको साफ सुथरा स्वच्छ रखें। अगर कच्चा ठाण है, बांधने की जगह कच्ची है, तो उसमें हफ्ते 10 दिन में एक तो सूखा जरूर रखें उसको। अगर गीला हो जाता है तो सूखी मिट्टी डालें उसमें, और हफ्ते 10 दिन में उसके ऊपर थोड़ा बहुत चूना बुरका दें। चुनना, व्हाइट चुनना जो बोलते हाँ, हैं, जो कली सूखी वगैरह घरों में होती है, कली। सफेदी। उससे क्या है, बाई चांस कोई उसमें ऐसा कीटाणु बैक्टीरिया और है जिसके कारण थनैला बीमारी होने के चांसेस होते हैं, तो वो लगभग खत्म हो जाते हैं। दूसरा साथियों, दूसरा आजकल ये भी देखा ट्रेंड आया है कि भी गद्दों पे रखते हैं और पक्के ठाण होते हैं। इसमें तो आप लाल दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। हफ्ते 10 दिन में लाल पानी से एक बार अपना पक्का ठाण साफ करवा दे, गद्दे वगैरह वो साफ करें। दूसरा और एक खास ध्यान रखना है कि आप पशु का जब भी दूध निकालो, दूध निकालने के 1 घंटे बाद तक पशु को बैठने ना दें। या तो आप ध्यान रखो, तो या दूध निकालने के बाद सकते हैं भाई, 1 घंटे बाद पशु को दूध निकल गया तो उसके बाद थनों को ठंडे पानी से धो करके उसको बैठने नहीं देना, तो आपका थनैला रोग से बचाव कर सकते हैं। हाँ, ये 1 घंटा क्यों? इसके पीछे एक लॉजिक है कि जब हम दूध निकालते हैं तो इसके जो टीट ओरिफिस होता है, जो नीचे सुराग है, उसके बाद एक छल्ला होता है, टीट स्पिंक्टर, तो दूध निकालते टाइम वो खुल जाता है, और बिल्कुल टाइट होने में, उसको एकदम बंद होने में लगभग 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। अब आप सोच के देखो, वो टीट स्पिंक्टर लूज है, थान में बैठ जाए तो उसका टीट ओरिफिस खुला है, तो कोई ना कोई उसमें इन्फेक्शन जा सकता है, बैक्टीरिया वायरस के रूप में, कई बार फंगल भी हो जाता है। तो रेयर थन वो अगर एक बार थन के अंदर घुस गए तो थनैला होने के चांसेस है। तो कितना सरल उपाय है, बिल्कुल 1 घंटे दूध निकालने के बाद बैठने ही मत। तो दोस्तों, ये डॉक्टर साहब ने बताया, सबसे पहले जो चूने का प्रयोग बताया, मैं इसी कड़ी में जो मेरा एक्सपीरियंस है साथ के साथ डॉक्टर साहब के साथ वो भी एक्सपीरियंस आप लोगों के माध्यम से मैं बता देता हूँ। सफेद चूने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जो इन्फेक्शन होगा वो खत्म हो जाएगा। दूसरे, आपके जो ठाण में डालोगे तो मक्खी मच्छर भी नहीं, अच्छे मक्खी मच्छर भी भागेंगे, ये भी बड़ा फायदा है। दूसरा, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि आप थनों को 1 घंटे तक, अगर उसको मतलब थन खुला रहता है तो 1 घंटे तक नहीं बैठने दोगे तो थनैला की शिकायत ही नहीं होगी। तो आप थने को ठंडा पानी से धो करके न आप उससे भी बचाव कर सकते हो। और कोई सावधानी जी? और तो सावधानी, एक पशु के खाने पीने पे, चारे पे ध्यान जरूर देना चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है, पशुपालक वैसे ही बोझ मान लेते हैं। अब जैसे पशु को जितने चाट खिलाने की, जिसको कंसंट्रेट बोलते हैं, खड़ बिनोड़ा दलिया वगैरह, जितनी मात्रा में खिलाना चाहिए उससे ज्यादा खिला देते हैं ये तो। और जिस चीज की पशु को रिक्वायरमेंट है, जैसे खनिज लवण पशु को रेगुलरली जरूर देना चाहिए। जी जी, हम बताते भी हैं पशुपालक को भी, तू अपने ये मिनरल मिक्सचर ले आ और 20-25 ग्राम डेली इसको खिला। वो फिर हिसाब लगाता है, यार ये 100 का 150 का आएगा 1 किलो,
चलेगा 20-25 दिन है, फालतू का खर्चा। मैं ये कहता हूँ कि भी अपने चाट में थोड़ी कटौती कर लो, हाँ। लेकिन खनिज लवण खिलाने में कटौती मत करो। मत करो। खनिज लवण अगर हम रेगुलरली पशु को दे रहे हैं तो एक तो उसमें कोई डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगी। जी जी। आपने देखा होगा कि पशु अकड़ के जकड़ के चलता है हाँ जी। तो शरीर में कैल्शियम फास्फोरस वगैरह की कमी से हो जाता है। जी जी। दूसरा, अगर किसी खनिज की जैसे जिंक वगैरह है, ट्रेस मिनरल्स, इनकी कमी हो जाती है तो पशु की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति को आप ऐसे समझ सकते हो जिसको इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इस शक्ति का क्या है कि भी पशु पे कोई भी बीमारी पैदा करने वाला पैथोजन अटैक करता है तो पशु को बीमार होने से बचाता है। अगर उसकी वो इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होगी तो बार बार बीमार होगी। सही बात है, सही। तो हमेशा खनिज मिश्रण भी जरूर खिलाना चाहिए। ये आप रेगुलर खनिज मिश्रण का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी भी कंपनी का जो आपको अच्छा लगे उसको प्रयोग करके देखो, तो उससे भी पशु मतलब बहुत कम बीमार होता है। तो उसके बाद सर देखो थनैला के बारे में बताया। अच्छा चलो, अब बात चल गई प्रवीण जी, तो एक छोटी बात और ऐड करना चाहूंगा मैं। पशुपालक जितने भी हैं हमारे, उनके क्यूरोसिटी जिज्ञासा ये रहती है कि कितना चाट दें हम। हाँ, कितना चाट दें, तो वो भी बताया। हाँ, इसका एक मोटा सा फार्मूला है कि पशु जितना दूध देता है जी। वो दूध की कैलकुलेशन कर लो कि जैसे मेरा पशु 10 किलो दूध दे रहा है, हाँ जी। तो 1 किलो दूध उत्पादन पे 450 ग्राम 450 ग्राम चाट उसको काफी होता है, सफिशियंट। तो आप तो ये 10 किलो दूध देने वाले के बहुत लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने वैसे किसी साथी को बताया होगा लेकिन अभी तक वीडियो के माध्यम से तोल तोल करके कितना वो नहीं बताया था। आज आपने वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो अब जैसे हम मान के चलते हैं कि 10 किलो दूध है जी, तो मैं ये कहूंगा कि भी उस पशु को 4.5 किलो के आसपास ही चाट देना चाहिए। 4.5 केजी चाट में वो 10 केजी दूध आराम से दे सकते हैं। आराम अगर से। 12 केजी चाट दोगे तो 2 केजी चाट आपका वेस्टेज वेस्टेज है। अगर पैसा आपको खराब करना है, क्योंकि दूध तो उसने 4 केजी में ही देना है। बिल्कुल। तो इस और तरह से ज्यादा आप चाट देने से प्रवीण जी क्या होता है कि पशु को हम ज्यादा चाट देते रहते ज्यादा, तो उससे क्या है, उसके लीवर में फैटी लीवर डिजनरेशन होती है। अपने देसी हिसाब में बोल देते हैं कि भी इसके लीवर में फैट जमा होगी। जी, वो धीरे धीरे इस तरह की भी कंडीशन आ जाती है। तो पशु को जितना चाट है उसकी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बिल्कुल सरल है, 450 ग्राम 1 किलो दूध पे 2 से पूर्ति हो जाती है। साथ में मिनरल मिक्स, हरा चारा भी पशु को जरूर खिलाना चाहिए। हरा चारा कितना जी मात्रा लगभग, तो इतना तो मिलना ही चाहिए। पशु को जितना भी चारा दें ना, कोशिश करो उसका 2/3 तो हरा चारा हो और 1/3 सूखा। तो ये हमें पता ही होता है कि भी हमारा पशु, अब तो मैं आपको बोल दूं कि इतने किलो खिलाओ, कोई पशु कितना खाता है कोई कितना। पशुपालक अगर ध्यान दे अपने पशु का तो इसको ये पता लग जाएगा भी अपना 4 किलो खाता है, 5 किलो या 10 किलो 15 किलो, तो उसको इस अनुपात में बांट लो। उसका 2/3 तो हरा चारा और 1/3 सूखा चारा। अगर हम हरा चारा और सूखा चारा ये खिला देते हैं ना, फिर चाट भी नहीं डाले तो भी काम चल सकता है पशु का। क्योंकि पशु की जो पाचन क्रिया है वो एक अलग तरह से, पशु को चाहे हम सूखा तूड़ा खिलाएं, हरा चारा खिलाएं या चाट खिलाएं, जब वो पाचन क्रिया होती है तो वहां फर्मेंटेशन होती है, किण्वन क्रिया। आपने देखा होगा जैसे भी अपने राबड़ी बनाते हैं, लस्सी में आटा घोड़ के रखते हैं, वो बुलबुले से उठते हैं, वो फर्मेंटेशन होती है। इसी तरह पशु को हम कुछ भी खिलाएं उसकी डाइजेशन होनी है फर्मेंटेशन से ही। तो सर एक छोटा क्वेश्चन और है, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और जो भी साथियों के क्वेश्चन होंगे मैं आपको फिर आएंगे वो क्लियर करेंगे। तो जैसे पशु ब्याता है तो उस टाइम पे उसकी देखभाल और छोटे काफ को हम महीने 2 महीने तक कैसे संभाल के रखें, क्योंकि जो खतरा होता है ना छोटे पशु का मरने का वो महीने 2 महीने के अंदर ही होता है, तो उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं अपने छोटे। प्रवीण जी बहुत अच्छी बात आपकी, और ये मानो कि भी अपने पशुपालन को एक प्रॉफिटेबल व्यवसाय बनाने के लिए, और मेरा मानना और अनुभव भी है मेरा कि वो ही डेयरी या वो ही पशुपालक अपने पशु से फायदा ले सकता है जो उसके बच्चे को बचा सकता है। और बिल्कुल आसान होता है। पशु की डिलीवरी बच्चा देने के बाद एक तो पशु के मेला वगैरह लगे उसको साफ करो, लाल दवाई सस्ती सी मिलती है, हॉस्पिटल में मिल जाती है। अपने सुबह शाम
पानी में डाला, उसके पीछे से जो भी योनि वगैरह है, लेवटी वगैरह, उसको जैसे भी सर लाल एक दवाई के बार पानी से मैं साफ। अपने बुजुर्ग बोलते थे जैसे पशु आज ब्याह है तो उसको बोला कपड़ा मत मारो, ये मत मारो, तो उसी दिन भी हम साफ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पानी से, लाल दवाई के पानी से आप साफ कर साफ कर सकते। सकते हैं, कोई दिक्कत फिर एक अपने जैसे कटड़ा बछड़ा कटड़ी जो भी हमारे हैं, उसको जितना जल्दी हो सके, गाय या भैंस है उसकी दो दो धार पहले मार दो, ताकि उसके जो टीथ में प्लग वगैरह होते हैं वो हट जाए। और फिर जितना जल्दी हो सके, घंटे में, 1.5 घंटे में उस बच्चे को पेट भर नहीं। उसका दूध पिलाए। ये इंतजार बिल्कुल मत करो कि भाई पशु ने जहर डाली है, नहीं डाली है। पशु ने जहर नहीं डाली तब भी खीस बच्चे को जितना जल्दी हो सके और पेट भर दे दो। देखो किसान साथियों, पशुपालक साथियों, मेरा मकसद यही रहता है कि आप जानकारी लेकर के अपने व्यवसाय को अच्छा बनाएं। तो डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण बताई है बात कि पशु को ब्याने के बाद छोटे बच्चे को 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर कोशिश करो उसको दूध पिलाओ। दूध इतना कि जो जितना पी सके, ज्यादा से ज्यादा जितना पी लेगा, उसकी जिसकी कोख एक बार फुल जाएगी ना, तो समझो उसकी कैपेसिटी, तो उसकी एनर्जी लेवल उस टाइम का इतना पड़ जाएगा, कभी उसको इससे रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि शक्ति बढ़ती है। जो भी नेचर है ना, नेचर ने सब चीजें पशु के फायदे के लिए बनाई है। जो पहला दूध होता है जिसको हम खीस बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, हाँ जी, उसमें एंटीबॉडीज होती हैं। हाँ। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके बच्चे को वो कोलेस्ट्रम पिलाओ। तो उस टाइम क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसके इंटेस्टाइन्स में छिद्र होते हैं, हाँ जी, और वो जितनी भी उसमें एंटीबॉडी है ऑलरेडी, जो उस बच्चे को बीमारियों से बचाएंगी, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। टाइम निकलने के बाद वो जो उनकी अतड़ियों में छिद्र होते हैं जहां से एब्जॉर्ब होनी चाहिए, वो बंद हो जाती हैं, तो वो एंटीबॉडी कम ले पाते हैं। इसी में एक बच्चे के सूंड पे विशेष ध्यान रखो। हाँ जी, सूंड को हमेशा साफ, नाभि बोलते हैं जिसको अपने, जो सुंड के मतलब पशु के बीच में जो लटकता है, आप पशुपालक को बता दें। हाँ, तो उसकी साफ सफाई रखो, उसको इन्फेक्टेड मत होने दो कभी भी। वो इन्फेक्टेड हो गए, नेवलिल बोलते हैं उसको, भी अपने सूंड पाक गया इसका, हाँ, हाँ, उससे उनमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। और टेटनस भी काफी हाँ, भयंकर उससे भी- बीमारी है। उससे भी छोटा का हाँ। मरने का वो खतरा छोटे काफ काफी मरते हैं टेटनस होके भी, उससे कर ले। फिर रेगुलरली डीवर्मिंग, जी। अपने पेट के कीड़ों तो की पेट के कृमिनाशक कीड़े दवाइयाँ कितने ये दिन बाद अपने देनी हॉस्पिटल चाहिए में सर? मिल जाती है। कितने दिन बाद? 15 दिन पे ही दो, 15 दिन पे दे दो। और छोटे फिर बच्चे 15-15 दिन पे रिपीट करते रहो, 15-20 दिन मान लो। तो सर एक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन और निकल गया। तो हम पशु को, बड़े पशु को, कई जो साथी हैं पूरा उनका वो बीत जाता है उम्र ही, कभी पेट के कीड़ों की दवाई भी नहीं देते, तो कैसे पहचान करें हम पेट में कीड़े? देखो, पेट में कीड़ों की पहचान तो करें तो हम बहुत आसान है, पशुपालक देख सकते। सबसे पहले तो पशु की इर्रेगुलर फीडिंग होगी, कभी ज्यादा खा लेगा कभी कम खाएगा। एक जो पशु गोबर करेगा, पहचान गोबर कभी टाइट कभी पतला, बिल्कुल। दो उसके गोबर में बदबू भी आ सकती है। तीन तीसरा, उसकी आंखों को देखोगे ना आप, तो आंखों में जो चमक होनी चाहिए वो नहीं होगी, आंखों में कोई ना कोई डिस्चार्ज दिन मिलेगा वगैरह मिलेगा। या पानी वगैरह आता मिलेगा। फिर आप उसकी चमड़ी भी देखोगे हाँ। तो चमड़ी भी रूखी सूखी सी मिलेगी। तो डॉक्टर साहब बहुत बड़ी जानकारी दी है आपने, मन तो ये करता है कि और ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और दूसरा दोस्तों, वीडियो में कमेंट करना, जो भी आपके कमेंट होंगे मैं लिख करके लाऊंगा, स्पेशली आपको वादा करता हूं, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है किसान को ऊपर ले जाने का। और मैं डॉक्टर जो जगबीर ढांडा जी, मेरे को इतने अच्छे डॉक्टर साहब मिले हैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, मैं उनके पास आपके क्वेश्चन लेके आऊंगा और एक एक क्लियर करूंगा। तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, और वही आपके जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको क्लियर करूंगा और आप लोगों का फायदा पहुंचाऊंगा। तो और भी कोई क्वेश्चन जी आपके ध्यान में? कोई प्रवीण जी, मैं एक और अपने पशुपालकों से ये मानो कि निवेदन ही करना चाहता हूँ, सलाह नहीं। मेरे पशुपालक उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी उम्र के भी होंगे या छोटे बच्चे भी हैं, तो पशुपालक है। मैं ये मानो भी, चाहे मेरे से छोटे हो बड़े हो, जो एक इतना नोबल प्रोफेशन कर रहे हैं, तो उनसे एक निवेदन है, एक तो अपने पशु की साल में 2 बार डीवर्मिंग जरूर करें, पेट के कीड़ों की दवाई। पशु को खनिज मिश्रण जरूर दें। तीसरा, अपने पशुओं का टीकाकरण, मैंने पहले भी थैने लगाई बात चली थी, तब कहा था कि बीमारी का इलाज करवाएं
उससे ज्यादा जोर होना चाहिए हमारा बीमारी को रोकने पे। हाँ, अभी जो ये चल रहे हैं तो जो ये टीकाकरण जब भी होता है तो अपने पशु को टीकाकरण जरूर लगवाएं। इसके प्रति जो भी भ्रांतियां हैं उनको छोड़ दो। न तो इन जो टीके हम लगवाते हैं, वैक्सीन बोलते हैं, उससे न तो कोई गर्भपात होता, दूध पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है 1-2 टाइम, तो उसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं। जैसे दर्द निवारक गोलियां हैं, ये अपने हॉस्पिटल में मिल जाती है। थोड़ा बहुत गुड़ दे दे पशु को 2-3 दिन। तो डॉक्टर साहब तो टीकाकरण जरूर करवाएं। परिचय बताइए एक बार सभी दर्शकों को। सबसे पहले दर्शकों को राम राम बोले और सभी दर्शकों को मेरी जय सिंह VLDA सुई की राम राम। तो डॉक्टर साहब आप अभी इसी हॉस्पिटल में? हाँ जी, मैं VLDA के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ। अच्छा। मैं पिछले वर्ष यहाँ आया हूँ। अच्छा जी। और बलियाली का भी मेरे पास एक्स्ट्रा चार्ज है। 24 साल हो गए बलियाली मुझे। अच्छा अच्छा। और अभी 1.5 वर्ष यहाँ हुआ है। देखो जी डॉक्टर साहब, VS हाँ जी, मैं VLDA के पद पर। आप VLD के पद पे हो, तो मैंने देखा कई बार जो VLD के भी बेशक हो, लेकिन ग्राउंड पे उनकी इतनी वो बढ़ जाती है क्षमता कि अपना एक्सपीरियंस इतना बढ़ा लेता है कि VLD VS पीछे रह जाते हैं। डॉक्टर से भी ज्यादा आदमी सीख जाता है। एक डॉक्टर की 2 उपाधि होगी मान लो, लेकिन आदमी जो ग्राउंड पे काम करता है वो ज्यादा सीख जाता है। आप भी ग्राउंड पे खूब काम करते हो, तो आपके एरिया में सबसे ज्यादा केस किस चीज के, बीमारी के किस चीज के केस आते हैं? ज्यादातर तो पहले यहाँ इस एरिया में मेस्टाइटिस के केसेस ज्यादा आते थे। थनेल लगे, लेकिन अभी तो थनेला के अब थनेला कम है। तो अभी किस चीज के ज्यादा आ रहे? अब मौजूदा समय में, हाँ, मौजूदा समय में तो अभी कैल्शियम डेफिशिएंसी के आ रहे हैं, एनेस्ट्रेस के आ रहे हैं, जैसे कि नहीं बोलने का, हाँ। हीट में नहीं आने का। जो पशु हीट में नहीं आते सर, उनको लिए आप कोई ऐसा बताओगे कोई दवाई या प्रवीण भाई वही बात निकल के आएगी जो मैंने आपको बताया था कि पशु की डीवर्मिंग करवा दो साल में 2 बार। हीट में पशु नहीं आता तो उसके मोटे 2 ही कारण होंगे मोटे, या तो उसके पेट में कीड़े या उसके शरीर में किसी खनिज तत्व की लवण की कमी। अगर रेगुलरली हम अपने पशु की डीवर्मिंग करवा रहे हैं, मिनरल मिक्सचर खिला रहे हैं, तो प्रवीण भाई बहुत कम समस्या आएगी एनेस्थीसिया। और ये हमने पिछले लगभग 1 साल से, मैं भी और बाबूजी जय सिंह जी 1 साल से हैं, तो गांव के पशुपालक हमारे सुई के, इनको काफी हमने मोटिवेट भी किया है इसके बारे में। और डीवर्मर तो हम देते ही देते हैं, कोई भी आ जाता है पशु को देखा बल्कि अपने हाथ से खिला देते हैं। तो नमस्कार भाई सभी साथियों को एक बार फिर। जो भी साथी अपने चैनल से पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आने वाली वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, और या आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं वीडियो में कमेंट करके मुझे बताना। और मैं डॉक्टर जगबीर ढांडा से और अपने जो जय सिंह जी हैं उनसे भी दोबारा फिर मैं वो आप लोगों के क्वेश्चन लेके यहाँ तक पहुंचूंगा। और जो भी आपकी समस्या है मुझे जरूर बताना, ताकि आप अपना फायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु। तो प्रवीण भाई मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे जो पशुपालक भाई हैं, क्योंकि पशुपालन व्यवसाय, चलो पशु तो नहीं पालता मैं, लेकिन इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों से मैं जुड़ा हूँ, तो मेरी रोजी रोटी भी चली है। और मेरे हमेशा दिल में कशिश रहती है कि जो पशुपालक भाई है उसका मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकता हूँ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको ये लगे कि मैं पशुपालक भाइयों के हित में कभी मेरी जरूरत पड़े आपको, आप किसी भी टाइम पशुपालक भाइयों के कमेंट पढ़ो, कोई मेरे से सलाह लेना चाहते हैं आप, तो मैं आपको आधी रात को भी तैयार हूँ आपके लिए। बिल्कुल। देखो इस वीडियो को देखने के बाद मैं दोस्तों, मेरा पूरा विश्वास है जो भी साथी इस लाइन से जुड़ा है, पशुपालन से जुड़ा है, वो आप डॉक्टर साहब की जो डिवार्मिंग करने का तरीका बताया, अपने छोटे काफ को कैसे संभालना बताया, या जो ताजा ब्याई भैंस को कैसे सफाई या थनों को कैसे रखना, थनैलकों से कैसे बचाव करना, और जो भी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई, अगर आप उन चीजों पर भी ध्यान दोगे तो आपका जो डेयरी व्यवसाय है या आप घर पे पशु रखते हैं तो बहुत अच्छा फायदा आप अपने पशु को पहुंचा सकते हैं। क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब काफी ऑपरेशन भी किए हैं शरण के या उसके, उन चीजों का भी आप लाभ ले सकते हो, लेकिन मैं ये जो पार्ट 2 आएगा उसमें ये ऐड करूंगा। और आज की वीडियो दोस्तों इतनी थी। और अगर आप इस टाइप की और भी वीडियो चाहते हो तो वीडियो को और साथियों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद भाई।